नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर भारत आकृति और स्थिति चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 भारत आकृति, आकार और स्थिति को समझेंगे। अब बिल्कुल कहानी के माध्यम से इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जो कि पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सांघिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति: भारत क्या है? एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 23 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब हम इसके आकार को समझेंगे। आकार क्या है? भारत के जो भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मौलिक पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या मृतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। अब हम लोग भारत तथा विश्व के बारे में जानते। क्या है भारत तथा विश्व के बारे में? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षक फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देश के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत है, जो कि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तु का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रत्येक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में समझेंगे।
क्या है भारत के, कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश? तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद या पूरे इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप लोग एनसीईआरटी को जरूर रीड करें और मैप जरूर देखें। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। हमारा भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत विभिन्न स्थलकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, पूर्वस्थल पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ क्षेत्रों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की जो भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय भूमस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर ही हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं। सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। कंचनजंगा जो कि भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,598 किलोमीटर है। मकालू शिखर इसका जो कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,881 किलोमीटर है। धौलागिरी जो कि नेपाल में है यह 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत जो कि भारत में है और 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल जो में है और 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है और 7,817 मीटर है इसकी ऊंचाई। और कामेट भारत में है और 7,756 मीटर ऊंचाई।
नामचा बरुआ भारत में 7,756 मीटर ऊंचा, बुर्ला मंदाता नेपाल में 7,728 किलोमीटर ऊंचा है। अब हम महान हिमालय की वलय की प्रकृति कैसी है इसके बारे में जानते हैं। तो महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोध ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालयों तथा दर्रों के नाम। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं तथा इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। अब हम हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला के बारे में जानेंगे। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए शत्रुंजय सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद कार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पट्टकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी घाट प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत से धराओं में बढ़ जाती है। इन धराओं को वितरीकाय कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी
सहायक नदियाँ झेलमय, चिनाबय, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान उत्तरी भारत के राज्यों तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूड़ीदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे कि स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए अधिक आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखलाएँ दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी आंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर
क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र थाल घाट, घोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति को पता करना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा टोडाबेटा 2663 मीटर 33 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। मंडगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से ज्ञात करना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनमें से काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थाल का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क और जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अब हम तटीय मैदानों के बारे में जानेंगे। क्या है तटीय मैदान? प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जिसमें मुंबई तथा गोवा है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिंग द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप समूह द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवासी नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर
ध्यान दीजिए, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। यह जाना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। स्पष्ट है कि विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल जो है पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव प्राणी हैं जो के समूह में रहते हैं। प्रवाल इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है प्रवाल रोधिका, एक होती है दूसरी होती है तटीय प्रवाल भीति तथा तीसरी होती है प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार से सु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अफवाह। इसमें अफवाह क्या है इसके बारे में देखते हैं। अफवाह जो है एक शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल नदी द्वीप समूह और जो कि गंगा नदी जो है बहुत ही बड़ा नदी तंत्र है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती है। यह एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि तो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियाँ तथा दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर कारजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प गोखू झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल
पिघट कर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब हम हिमालय की नदियों को देखेंगे। क्या है हिमालय की नदियाँ, कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इन्हें मिलती है। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में जो एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय कार्य का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा पुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। याद कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर
पूरब की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियों द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो कि पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएँ हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक क्रंस घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे घाट से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर संकुल पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी, यह क्या है? तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत ही कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। गोदावरी द्रोणी, यह क्या है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी, यह क्या है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी, कावेरी द्रोणी क्या है? कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में
कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी जोड़ी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो कि पूरब की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके। झीलें झीलें क्या होती है? कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए, अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता? वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में यहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर, ये जो है समुद्र है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे के आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की धोने वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप किया है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। यह भी सर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखू झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार लोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलरी झील। अंतर्देशीय भागों झील कभी कभी मौसमी होती है। इसका एग्जाम्पल है राजस्थान की सांभर झील, जो कि एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमालय के द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमालयों ने या नई कोई द्रोणीकरण बनाई, जो कि बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टियों के हिमालयी मार्ग बंद हुए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुला झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर एक भाखड़ा नंबर परियोजना है। झीलें जो है मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू करने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये जो है आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत ही अधिक है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से
अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन नहीं है। इस पर चर्चा कीजिए और अपनी एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन कीजिए। यह जो है चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग चैप्टर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th क्लास की नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th क्लास NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें दिया गया है जलवायु, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे कहानी के माध्यम से। तो क्या है जलवायु? पिछले 2 अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं अफवाह के बारे में और किसी देश के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। ये ही है आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का जो महीना है गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जलवायु के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे कि दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसतन वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। भारत की जो जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर के देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में मान लीजिए कि राजस्थान के पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों का जो तापमान है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यही तापमान है जो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री से सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में जाना होता है तथा देश के जो पेड़ों को
ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 तथा 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो यानी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब हम एल नीनो के बारे में समझते हैं। क्या है एल नीनो? तो एल नीनो जो है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है तो इसलिए इसका नाम एल नीनो पड़ा। ठीक है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। अब हम मानसून तथा आगमन एवं वापसी के बारे में। मानसून का आगमन कैसे होता है, उसकी वापसी कैसी होती है, ये देखते हैं। तो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये संपदना स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं में से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 डिग्री दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी कि फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी जो है तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलते हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की जो वापसी है अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के मध्य प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का जो शेष भाग शीत ऋतु से के प्रभाव में होता है। अब हम ऋतुओं के बारे में समझेंगे। क्या होती है ऋतु? तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती है, हालांकि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नताएं होती है। आपने अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में तो मुख्यतः मात्र 4 ही ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। अब हम शीत ऋतु के बारे में जानेंगे। शीत ऋतु में क्या होता है? तो यह जो उत्तर भारत में शीत ऋतु तथा मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है। और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से
उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का जो औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में क्या होता है कि देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के जो अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इस पवनों के कारण कुछ मात्रा में क्या होगा कि वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ऊंचा उच्च से प्रभावित होकर के ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में क्या होगा कि उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह जो है कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में जो है मैदान में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे कि स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। मध्य समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में क्या होगा कि दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान जो है कम हो जाता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आ जाती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो अब हम वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जो कि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग
1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। दक्कन का जो पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खासी पहाड़िया से दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसीनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत ही कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक की होती है। इनमें जो है वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में विभिन्नता आती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। अब हम देखते हैं कि मानसून की वापसी कैसे होती है, यानी मौसम परिवर्तन कैसे होता है। तो इसमें क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर के दौरान क्या होता है कि दक्षिण की तरफ जो सूर्य की आभासी गति होती है उसके कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला जो गर्त है उत्तरी मैदानों के ऊपरी शिथिल हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे क्या होता है कि पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती है और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उस उमस के नाम से जाना जाता है। क्वार हम लोग अपनी भाषा में क्वार बोलते हैं, ठीक है, और इस क्वार या कहिए कुंवार कहिए, उसमें जो होता है क्या होगा कि उमस, इस मौसम को उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान जो है तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्थाएं बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी क्या होता है कि ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं
और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। ठीक है, अब हम वर्षा का वितरण पढ़ते हैं। वर्षा का वितरण कैसे होता है? तो क्या होगा कि पश्चिम तट के भाग एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, किंतु पश्चिम राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा जो है समान रूप से कम ही होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। अब हम मानसून को एकता परिचायक जानेंगे। मानसून का एकता का परिचायक। हिमालय जो है एक अत्यंत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय जो है कि अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठीक है, इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। इन समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत ही कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की जो एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदेश, इसके जीव तथा वनस्पति, इसके कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतिरक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध देती है। नदी घाटियाँ जो कि इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज हम लोग 9th क्लास NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसको इजी वे में कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भली भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की भी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है।
यह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल में आगे भूभाग और मृदा। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊपर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 9 से 15 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपे और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण। वर्षण क्या है? तो भारत में लगभग सारी वर्षा जो है आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवने तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारण से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत में भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये क्या होते हैं? ये वन जो है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता।
अतः यह वन साल भर हरे भरे रखते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आप्रोस, अबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशु चारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकाशिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पौधे पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में क्या क्या पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाली ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद
वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों के द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, इसमें क्या होता है? यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में एक वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, कयोड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भाग में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगलों में मिलते हैं। अब हम वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कक्ष के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट होते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों के मुख्य हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति के द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनमें मांस, एक अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के प्रांगण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ा पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों के द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण
पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मनार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। सन 1992 में सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। 3 नंबर में है कि शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा है 103 नेशनल पार्क, 535 वन्यजीव अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। सर्पगंधा क्या है? तो सर्पगंधा जो है यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। यह जो है कुछ औषधीय पादप है: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप और कचनार। जामुन में जो है पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है और जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसे पाचन शक्ति के भी गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोगी में सहायता करता है। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है, तो यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल जो है इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे पादप प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जो है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार जो है फोड़ा व दामा रोगों के लिए प्रयोग होता है। यह पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादप की पहचान करो। कौन कौन से जो पौधे हैं औषधि के लिए प्रयोग होते हैं? अब हम चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण जो है पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे बसते हैं, उनकी जनसंख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। सेकेंड है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं,
इनकी उम्र जो है, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत के जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। जनगणना का डिफिनीशन समझते हैं। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है एवं भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? 2011 में जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था, व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था है इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन जो है प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे कि प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है,
ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। अब हम साक्षरता दर के बारे में जानेंगे। साक्षरता जो है किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। अब हम कुछ शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण देखते हैं। अवदाब किसे कहते हैं? अवदाब ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैलें, अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है, उसको अवसादी शैल कहते हैं। आग्नेय शैलें क्या होती है? वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है, आग्नेय शैलें कहलाती है। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आधार जनसंख्या कहते हैं। आश्रित अनुपात, आश्रित अनुपात आयु जो है 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु के लोगों के बीच का अनुपात आश्रित अनुपात कहलाता है। आंतरिक अपवाह क्या है? एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है, उसको आंतरिक अपवाह कहते हैं। ऊंचावच क्या है? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को ऊंचावच कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है, उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था वह आयु जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु पौध से कम होती है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऐसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग को जलोढ़ मैदान कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवोम क्या है? एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह को जीवोम कहते हैं। झील किसे कहते हैं? एक जल राशि जो पृथ्वी की सतह से की गर्त गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो, उसको झील कहते हैं। नवीन या युवा पर्वत क्या है? पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मुर्दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज तथा रॉकी पर्वत को नवीन या युवा पर्वत कहते हैं। निमज्जन क्या होता है? जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है, इसको निमज्जन कहते हैं। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, नेशनल पार्क कहलाता है। पठार किसे कहते हैं? विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसका ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो, पठार कहलाता है। समाप्त। और थोड़ा सा है, पर्यावरण किसे कहते हैं? वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत किसे कहते हैं?
पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीर उछाल वाला होता है, पर्वत कहलाता है। पशु पशु पक्षी, यह क्या होता है, किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा होती है। प्रवसन क्या होता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं तो इसे अप्रवास यानी कि इमाइग्रेशन कहते हैं, और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास इमाइग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर के बना है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। भ्रंश किसे कहते हैं, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिसके सहारे चट्टानें खिसक जाती है, भ्रंश कहलाता है। भारतीय भूभाग किसे कहते हैं, भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हो, भारतीय भूभाग कहलाता है। भारतीय मानक समय किसे कहते हैं, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है, भारतीय मानक समय कहलाता है। भूगर्भीय किसे कहते हैं, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, भूगर्भीय कहलाती है। भूगर्भीय प्लेट, प्रॉपर्टी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना को भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। भूसन्नति, भूपरपट्टी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसन्नतियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं, एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो, मानसून कहलाता है। मिलियन प्लस सिटी, यह क्या होता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। रूपांतरित या केंद्रित शैलें, पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलों को रूपांतरित या केंद्रित शैल कहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लैगून क्या होता है, खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है, लैगून कहलाते हैं। वनस्पति, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण वनस्पति कहलाता है। वलय क्या होता है, पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय को वलय कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटें, दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महाद्वीपीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग को स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थानीय समय, किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, स्थानीय समय कहलाता है। हिमानी क्या होता है, बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, हिमानी कहलाता है।